प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंबुबाची मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। दूसरा, चैत्र जात्रा महोत्सव ओडिशा के तारा तारिणी मंदिर से संबंधित है। तीसरा, विशु भगवान विष्णु एवं कृष्ण को समर्पित कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक वार्षिकोत्सव है। चौथा, असम में असमिया नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगोली बिहू का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अंबुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इसे पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर नीलांचल पर्वत श्रेणी के शिखर पर स्थित है। विशु भगवान विष्णु एवं कृष्ण को समर्पित केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिकोत्सव है। चैत्र जात्रा महोत्सव का आयोजन ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी के तट पर स्थित तारा तारिणी मंदिर में किया जाता है। यह नदी ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। असम में असमिया नववर्ष के उपलक्ष्य में रंगोली बिहू का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में किया जाता है। इन्हें क्रमशः भोगाली माघ बिहू, बोहाग रंगोली बिहू तथा कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि के विभिन्न चक्रों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। अर्थ डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण को समर्थन प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 1970 में किया गया था, जब पर्यावरणीय क्षरण के विरोध में 20 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण को समर्थन प्रदान करने के लिए विश्व भर में आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय अपनी पृथ्वी को पुनर्बहाल करना, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, उभरती हरित प्रौद्योगिकियों तथा नवोन्मेषी विचारों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। वर्ष 2021 में 51वें पृथ्वी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के साथ साथ 7 अन्य प्रमुख जलवायु संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु पर लीडर्स समिट तथा रेस टू जीरो उत्सर्जन को वित्त पोषित करने के लिए एक्सपोनेंशियल जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल है। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस के रूप में नामित किया था। तो इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक स्वतंत्र द्विस्तरीय संघीय सरकारी आयोग है, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। दूसरा, यह आयोग वैश्विक स्तर पर धर्म, आस्था संबंधित स्वतंत्रता तथा इनसे संबंधित सार्वभौमिक अधिकारों की निगरानी करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या है इसका सही उत्तर? जल्दी से देख लीजिए। ऑप्शन सी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत को दूसरे वर्ष भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न श्रेणी के देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
14 देशों को इनकी सरकारों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन करने के कारण इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग एक स्वतंत्र द्विस्तरीय संघीय सरकारी आयोग है, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। यह आयोग वैश्विक स्तर पर धर्म एवं आस्था संबंधी स्वतंत्रता तथा इनसे संबंधित सार्वभौमिक अधिकारों की निगरानी करता है। तो इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 ए में किए गए हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय में बढ़ते लंबित मामलों में बैकलॉग से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसका उपयोग कदाचित ही किया जाता है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इसके कार्यकाल, वेतन, भत्ते और मामलों की सुनवाई में उनकी भूमिका आदि मुद्दों से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। एम नरसिंघम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस समिति ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान करने तथा बड़े बैंकों के विलय की सिफारिश की है। दूसरा, इस समिति ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात की अवधारणा प्रस्तुत की है। तीसरा, इसने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के साथ साथ खातों के पूर्ण प्रकटीकरण करने की भी सिफारिश की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जून 1991 में एम नरसिंघम की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसने दिसंबर 1991 में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। इस समिति ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान करने तथा बड़े बैंकों के विलय की सिफारिश की थी। इस समिति को निजी बैंक स्थापित करने की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1993 में सरकार द्वारा निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। नरसिंघम समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में बैंक बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह दी थी। इसके द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1991 में गठित समिति ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के साथ साथ खातों के पूर्ण प्रकटीकरण करने की भी सिफारिश की। वर्ष 1998 में गठित दूसरी नरसिंघम समिति को बैंकिंग सेक्टर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसे बैंकिंग सुधार प्रगति की समीक्षा करने तथा वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंघम का निधन हो गया है। इन्हें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी।